अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। टोपी शुक्ला कहानी राही मासूम रजा द्वारा लिखे उपन्यास का एक अंश है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। टोपी को बचपन में अपनापन अपने परिवार की नौकरानी और अपने मित्र की दादी माँ से मिलता है। वह उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहता है। कहानी टोपी के इर्द गिर्द घूमती है। वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। टोपी के पिता डॉक्टर हैं। उनका परिवार भरा पूरा है। यह परिवार अत्यधिक संस्कारवादी है। घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। टोपी का एक दोस्त है इफ़न। टोपी हमेशा उसे इफ़न कहकर पुकारता था। इफ़न को बुरा अवश्य लगता था, परंतु फिर भी वह उससे बात करता था क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब अलग थे, फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में प्रेम का रिश्ता था। इस कहानी के दो पात्र हैं, बलभद्र नारायण शुक्ला यानी टोपी और सैयद जरगाम मुर्तुजा यानी इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न के दादा परदादा मौलवी थे। वे जीवित रहते हुए हिंदुस्तान में रहे थे, परंतु उनकी लाश को करबला ले जाकर दफनाया गया। इफ़न के पिता जो उनके खानदान में पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे। इफ़न की दादी मौलवी परिवार से नहीं थी। वह एक जमींदार परिवार की तथा पूरब की रहने वाली थी। उनकी ससुराल लखनऊ में थी, जहां गाना बजाना बुरा समझा जाता था। इफ़न के पिता की शादी पर उनके मन में विवाह के गीत गाने की इच्छा थी, परंतु इफ़न के दादा के डर से नहीं गा पाई। उन्हें इफ़न के दादा से केवल एक शिकायत थी कि वे सदा मौलवी बने रहते थे। इफ़न की दादी जब मरने लगी तो उसे अपनी माँ का घर याद आने लगा। इफ़न उस समय स्कूल गया हुआ था। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह उसे रात के समय कहानियाँ सुनाया करती थी। दादी पूरबिया भाषा बोलती थी जो उसे अच्छी लगती थी। टोपी को भी उसकी दादी की भाषा अच्छी लगती थी। टोपी को इफ़न को दादी अपनी माँ जैसी लगती थी। उसे अपनी दादी से नफरत थी। वह इफ़न के घर जाकर उसकी दादी से बात करता था। एक दिन टोपी ने अपने घर में जैसे ही अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग किया, उसी क्षण उनके यहाँ तूफान आ गया। माँ से ज्यादा उसकी दादी भड़क गई। बाद में उसकी माँ से बहुत पिटाई हुई। उसके भाई मुन्नी बाबू ने माँ से झूठ कह दिया था कि उसने कबाब खाए हैं, जबकि कबाब मुन्नी बाबू ने खाए थे। सबने मुन्नी बाबू के झूठ को सच समझ लिया। टोपी के पास अपनी सफाई देने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन टोपी स्कूल गया तब उसने इफ़न को सारी घटना बताई। भूगोल के चौथे पीरियड में दोनों स्कूल से भाग गए। उन्होंने पचन की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था। टोपी इफ़न से कहता है कि क्यों न वह अपनी दादी बदल ले। इफ़न ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दादी उसके पिताजी की माँ भी थी। इफ़न ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी जल्दी मर जाएगी क्योंकि बूढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं। इतने में नौकर ने आकर सूचना दी कि इफ़न की दादी मर गई है। शाम को जब टोपी इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा पसरा पड़ा था। वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। टोपी के लिए सारा घर मानो खाली हो चुका था। टोपी ने इफ़न से कहा, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तब ठीक भया होता। जल्दी ही इफ़न के पिता का तबादला हो गया। उस दिन टोपी ने कसम खाई कि आगे से किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली हो। इफ़न के जाने के बाद टोपी अकेला हो गया। उस शहर के अगले कलेक्टर हरिनाम सिंह थे। उनके 3 लड़के थे। तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका।
डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने टोपी को अपने पास भटकने दिया। माली और चपरासी टोपी को जानते थे, इसलिए वह बंगले में घुस गया। उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी का झगड़ा हो गया। डब्बू ने अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। टोपी के पटे में 7 सड़ियां लगी तो उसे होश आया। फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। इसके बाद टोपी ने अपना अकेलापन घर की बूढ़ी नौकरानी सीता से दूर किया। सीता उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसका दुख दर्द समझती थी। घर के सभी सदस्य उसे बेकार समझते थे। घर में सभी के लिए सर्दी में गर्म कपड़े बने, परंतु टोपी को मुन्नी बाबू का उतरा कोट मिला। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने वह कोट घर की नौकरानी केतकी को दे दिया। उसकी इस हरकत पर दादी क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे बिना गर्म कपड़े के सर्दी बिताने का आदेश दे दिया। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था, जिस कारण उसे घर में और अधिक डांट पड़ने लगी थी। जिस समय वह पढ़ने बैठता था, उसी समय घर के सदस्यों को बाहर से कुछ न कुछ मंगवाना होता था। स्कूल में भी उसे अध्यापकों ने सहयोग नहीं दिया। अध्यापकों ने उसके 9वीं में लगातार 3 साल फेल होने पर उसे नजरअंदाज कर दिया था। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ सहानुभूति रखता, उसे परीक्षा में पास होने के लिए प्रेरित करता। घर और स्कूल में किसी ने भी उससे अपनापन नहीं दिखाया। उसने स्वयं ही मेहनत की और तीसरी श्रेणी में 9वीं पास कर ली। उसके 9वीं पास करने पर दादी ने कहा कि उसकी रफ्तार अच्छी है। तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास तो हो गए हो। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।